नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित, और हमने इसके अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो 11 दिया गया है इसको समझेंगे और अपनी एड ग्रेड बुक में भी लिखेंगे। तो इसमें जो है जितने भी प्रश्न होते हैं प्रत्येक पाठ में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है, तो प्रत्येक पाठ की हमें अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो हम आज इसका जो है अगला अध्याय दिया गया है अध्याय 11। इसमें है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, है ना। तो ये दोनों इसमें दिए गए हैं, सीधा प्रति अनुपात और प्रतिलोम अनुपात। तो चलिए आज इसको हम समझेंगे कि सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होते हैं, क्योंकि कक्षा 7वीं में भी हमने जीवन से संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी हमने कक्षा 7वीं में पढ़े हैं। आइए यहाँ देखते हैं अध्याय 11, और अध्याय 11 में दिया गया है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो आज हम इस अध्याय के माध्यम से सीधा अनुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है और ये समानुपात क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि इस प्रकार की हम राशियाँ देखते हैं, तो यहाँ दिया है कि जीवन में हमने ऐसी बहुत सी राशियाँ देखी हैं। देखिए यहाँ पर इनकी हम तुलना करते हैं। जैसे मान लो राशियों की हम देखें तो ऊंचाई है, उनका भार है, उनका वेतन, प्राप्तांक, चाल इत्यादि, ये बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। अब देखिए जैसे हम घोड़े और हाथी के चालों की तुलना करते हैं कि हाथी की चाल क्या है, घोड़े की चाल क्या है, ये देखते ना। तो इसी प्रकार से घोड़े की चाल जो होती है वह तेज होती है, और जैसे मान लीजिए ऋतु 20 मोतियों से एक माला बनाती है, और उसे ऐसी ही 15 मालाएं बनानी हो तो उसे अधिक मोतियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। यदि हम एक बस में 32 यात्री बैठ सकते हैं, तो ऐसी 4 बसें हम और ले लें तो कितने यात्री बैठेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न हमने अपने जीवन से संबंधित कक्षा 7वीं में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है इस प्रकार से हमने दिया है। यहाँ देखें तो इसमें दिया है कि एक पेन की कीमत 5 रुपया है, तो 2 पेन की कीमत निश्चित है कि वो 10 रुपया होगी, है ना। यानी पेन की जो वस्तु है पेन, वो वस्तु बढ़ने से यहाँ मूल्य भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी उसके जो है कहना चाहिए पैसे अधिक होते जाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक तालिका दी गई है, इसी के संबंध में जरा इस तालिका पर विचार कीजिएगा कि पेन की कीमत और यहाँ मूल्य दिया गया। एक पेन 5 रुपये, 2 पेन 10 रुपया, 3 पेन 15 रुपया, 4 पेन 20 रुपया, ऐसे मान लीजिए हम आगे तक लिखते जाते हैं। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि इनका जो अनुपात दिया गया है यह बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। कैसे बराबर होता है, तो ये देखिए बराबर जो होता है, और यह जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक तो सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात। कौन सा, प्रतिलोम, इसका नाम है प्रतिलोम। ठीक है ना, और इसके बाद होता है ये अनुपात। अनुपात माने क्या होता है, इन चीज़ों को देखिए। और प्रतिलोम अनुपात और सीधा अनुपात ये हमें इसका देखना है। तो सीधा ये जो वस्तु यहाँ पे दिखाई जा रही है कि एक पेन है, हम खरीदेंगे मान लो 5 रुपये में, और हम 2 पेन खरीदें 10 रुपये, ये बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है कि यह यानी वस्तु की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर पैसों की संख्या भी बढ़ती जाती है। सीधा अनुपात कहलाता है। ठीक है ना, तो अनुपात, अब ये अनुपात लेंगे हम, यानी इसको बटे में लें तो ये कितना होना चाहिए, ये समानुपात के बराबर होना चाहिए। समानुपात, समानुपात, ये समानुपात क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। यानी अनुपात दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे हम 1/5 है, यहाँ पर देखिए 1/5, और बराबर में हम कहें कि हमने मान लो 2 पेन खरीदे, तो ये 2/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 1/5 क्या 2/10 के बराबर है, बिल्कुल है। इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 ही तो आया। यदि हम किसी भी संख्या के बराबर, जैसे मान लो 2/10 कहें कि या 2/10 ये 4/20 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यदि हम इसको 2 से काट देते, 2 दूनी 4 और 2 धाम 20, तो ये 2/10 आ गया। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये समानुपात में होते हैं, यानी बराबर में होते हैं। तो ये कहलाता है सीधा अनुपात। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आगे जो हम सवाल देखेंगे समझेंगे तो इनमें सीधा अनुपात किस में दिया गया है कि वस्तु की संख्या बढ़ने से उसके साथ में जो उसके पैसे होते हैं, उसका जो मूल्य होता है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखें आगे देखिए, इसमें और भी दिया गया है इस प्रकार से एक यहाँ पर सारणी भी बनाई गई है। चलिए आगे देखें, दूसरा अनुपात हम इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें, ये तो सीधा अनुपात है और यहाँ ये सीधा अनुपात। अब थोड़े से आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि सचिन का घर बन रहा है। ठीक, सचिन ने एक काम के लिए 15 मजदूर लगाए।
जो उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। उसने क्या किया, 15 मजदूर लगाए, 15 मजदूर उस काम को 12 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ये दो बातों पे ध्यान रखिए। अब यदि 9 मजदूर काम छोड़कर चले गए, कितने लगाए थे, 15, 15 में से 9 चले गए, कितने बचे, 6 बचे ना। अब 6 मजदूर बचे हैं, तो मजदूर उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, अब यहाँ मजदूरों की संख्या कम हो गई, तो यहाँ दिनों की संख्या क्या हो रही है, अब यहाँ बढ़ रही है। यहाँ पे मजदूर कितने थे, 15, अब 6 बचे, 6 मजदूर 30 दिन में कर पाएंगे। बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ मजदूर कम होंगे तो दिन अधिक लगेंगे, और मजदूर अधिक होते जाएंगे तो दिनों की संख्या कम होती जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है कि हम देखिए, यहाँ पर मजदूर है अधिक बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या कम हो रही है, और मजदूर कम हो रहे दिनों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है। जैसे हमने अभी वस्तुओं की संख्या देखी थी कि वस्तु बढ़ने से मूल्य क्या होता है, आपस में बढ़ता जाता है। ठीक है, वो साथ साथ बढ़ते हैं, और इसमें बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ये कहलाता है हमारा विपरीत। जो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात दिया गया है, ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है ना, ये प्रतिलोम है, और समानुपात का मतलब हमने समझ लिया, यानी एक दूसरे के ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम देखें यहाँ पर जो यहाँ पे हमने समझा है कि इस प्रकार से यदि संख्या होती है तो ये कौन से अनुपात में होते हैं, तो ये जो हमारे होते हैं ये प्रतिलोम समानुपात में होते हैं। तो यहाँ देखें, एक तालिका दी गई है, इस तालिका के माध्यम से यहाँ समझिएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर y दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए मजदूरों की संख्या दी गई है, और यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है कि 60 दिन में 60 मजदूर 100 दिन में काम करते हैं, तो 30 मजदूर इनको 200 दिन लग रहे हैं, 20 मजदूर और अधिक दिन लग रहे हैं, 300 दिन लग रहे हैं, 15 मजदूर 400 दिन लग रहे हैं। इस प्रकार से इसको समझिए। ठीक है ना। तो अब देखिए, हम जो यहाँ पे करते थे कि इनका जो है हम अनुपात लेते थे तो बराबर था। अब क्या करना हमें इसको, तो इसको जरा देखिएगा, यदि हम 60 में 100 का गुणा करें, ठीक है, और बराबर में लिखें कि 300 में हम 200 का गुणा करें, तो क्या ये समानुपात में हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है विपरीत है उसके। जो हम अनुपात में भाग में ले रहे थे वो वस्तु हमें किस में लेना पड़ रही है, गुणा में। तो भाग वाली वस्तु किस में आ गई हमारे पास में, ये गुणा के रूप में आ गई। तो सीधा सीधा भाग जब हम बटे ले रहे थे तो बटे वाली संख्या गुणा में बदल गई है, यानी हमारा ये बिल्कुल भाग के विपरीत हो गया। तो ये विपरीत जो है समानुपात कहलाएगा। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात या विपरीत। ठीक है ना, प्रतिलोम समानुपात कहलाएगा, ये है प्रतिलोम समानुपात। ठीक, एक दूसरे के बराबर है। यहाँ देखें, 60 में 10 का गुणा करेंगे 600 आएंगे, और 30 में 20 का गुणा करेंगे तो ये भी 600 आएंगे। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से यदि हम किसी भी संख्या को 60/100 को 15/400 के बराबर लें तो ये भी आ जाएगा हमारा 600, 15 चौके 60, 20 गुणित 300 लें तो 20 गुणित 3 बराबर भी 600 ही होते हैं। तो किसी को भी लें हम, लेकिन किसको लेना पड़ेगा, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात है। कि यहाँ पर यदि मान लीजिए हम मजदूरों की संख्या घटाते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ती है, और मान लीजिए मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारी यहाँ दिनों की संख्या कम होती जाती है। तो ये कहलाता है विपरीत विपरीत समानुपाती। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे कि वाकई में सीधा प्रतिलोम और सीधा और प्रतिलोम समानुपाती क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इस में दिया गया है कुछ इस प्रकार के प्रश्न है, तो यहाँ समझें इनको। हमने बहुत सी यहाँ पे जानकारी जो दी गई थी उसके माध्यम से हमने समझ लिया है। अभी आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। प्रश्न 1 यहाँ पे पढ़िए, निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द और आ रहे हैं उसी के, एक अनुक्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती। ये वही शब्द हैं, इनको याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, यानी क्रम से चल रहे, अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, यानी जो इनका विचरण है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है ना, तो अनुक्रम एक के बाद एक के बाद जो आते रहे उसको अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती सही अनुपात में कौन चल रहे हैं। और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती।
समानुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखें व्युत्क्रमानुपात और समानुक्रमानुपात, इन दोनों शब्दों को हमें रखना है। अनुक्रपात यानी सीधा हो जाएगा और व्युत्क्रम माने होता है विपरीत। ठीक है, तो इसको हम विपरीत मानेंगे कि हमारा ये विपरीत है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा को अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को विपरीत हम समानुपाती बोलेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है, माने सीधा नहीं है। ठीक है, बाकी सब सीधे सीधे दिए। तो यहाँ पे देखें हमने देखे थे चाल बढ़ने पर समय, यदि चाल बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है और चाल हम घटा देते हैं तो समय अधिक लगता है। ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये विचरण जो है विपरीत या व्युत्क्रम ये अनुक्रमानुपाती दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा देखें, इसमें मूल बढ़ने से ब्याज बढ़ेगा। ठीक है ना, मूलधन यदि हम बढ़ाते जाते तो ब्याज संख्या बढ़ जाएगी। वस्तु की संख्या बढ़ाएं तो मूल्य बढ़ेगा। त्रिज्या घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर सीधा जो है या विचरण अनुक्रमानुपाती में नहीं है, वो है नंबर ए में दिया गया, जो चाल बढ़ने से समय क्या होता है, चाल बढ़ाते समय घटता जाता, उल्टा हो रहा है। तो यही है हमारा अनुक्रमानुपाती, यानी सीधा जो हम इसको ये बोलेंगे सीधा समानुपाती में है, सीधा समानुपात। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को हमें याद रखना है, सीधा और प्रतिलोम। और निसीधा यानी होता है, यहाँ पे लिख लीजिए सीधा यानी अनुक्रमानुपात, अनुक्रमानुपात। ठीक, अनुक्रमानुपात, इस शब्द को याद रखें। और प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात। ये कठिन शब्द है, क्रमानुपात। ठीक है, ये यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, तो ये इन शब्दों का यहाँ पे आगे प्रयोग हो सकता है, तो हमें इस प्रकार से इसको मान लेना। चलिए अगला प्रश्न है जो दूसरा दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर की जो वास्तविक दूरी है वो कितनी है, 8 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर को हम क्या बता पाएंगे, 8 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 1 सेंटीमीटर बताएंगे किस पर, जब हम चित्र बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, किसी भी नक्शा को बनाते हैं। उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी की वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, किस प्रकार से बताएंगे, तो भाई वो दुगनी हो जाएगी, स्पष्ट रूप से है। ठीक है ना, तो वो कितनी होगी, 16 किलोमीटर होगी। किस में दिया गया, डी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे लिख लीजिए 16 किलोमीटर और डी वाला ऑप्शन है, इस पर सही भी लगा लीजिए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे गोला दिए गए वो सामने वाले हमें गोलों को भरते जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है जो यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा इसमें से सही है उसको हमें गोले को भी क्या करना है, भरते चलना है। क्योंकि ये अभ्यास करवाया जा रहा है, क्योंकि जब हम आगे कोई भी इस प्रकार की परीक्षा देते हैं तो ये OMR सीट है। क्या है ये, OMR सीट। इसकी चर्चा मैं एक बार कर चुका हूँ कि ये OMR सीट है, क्योंकि हमें आगे जो भी परीक्षा देना होती है कंपटीशन की, उन सभी में ये OMR सीट का ही उपयोग होता है। तो इसको अभी से अभ्यास कराया जा रहा है, इस वर्ष से ही हुआ है ये। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3। अब इसको प्रश्न क्रमांक 3 को इसको पढ़िए और इसको यहाँ पे समझिएगा कि इसमें दिया क्या गया है। इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से दिया गया है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्रश्न तीसरे में, तो दांतों की संख्या, अब देखिए, और आयु के बीच विचरण, किस प्रकार का विचरण होता है या किस प्रकार का इसमें अनुपात लग रहा है, यह बताइए कि सीधा अनुपात है कि विपरीत अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, कौन सा अनुपात लग रहा है। यहाँ पे विचरण देखेंगे तो दांतों की संख्या और आयु के बीच। अब देखिए हम देखते हैं कभी कभी कि हमारे मान लीजिए पहले दांत नहीं निकलते हैं और फिर इसके बाद दांत निकलना शुरू होते हैं, तो हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती ना। दांत निकलते जाएंगे, पहले 2 दांत निकलेंगे, फिर और उम्र बढ़ेगी, तो फिर दांतों की संख्या और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सीधा सा अनुपात हो गया। और इसके बाद में देखें, यदि मान लीजिए कि हमारे दांत एक स्थिति पर आकर के रुक जाते, फिर नहीं बढ़ते, फिर उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन दांतों की संख्या नहीं बढ़ती, वो एक जगह स्थिर हो जाती है और वही दांत हमारे गिरने लगते हैं। अब दांतों की संख्या और जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो कुछ दांत हमारे निकलना शुरू होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है और दांत निकलना शुरू हो जाते, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था में देखें ना, तो कि उम्र बढ़ रही है, दांत गिर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम सीधा अनुपात बस नहीं कह सकते कि इसमें सीधा अनुपात हो रहा था, या ये नहीं कह सकते इसमें प्रतिलोम है कि उम्र बढ़ रही, दांत गिर रहे हैं। तो इनमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, कभी सीधा और कभी
प्रतिलोम अनुपात। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और डी वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम लिख लेंगे और यहाँ पे इस गोले को डी वाले को भर देंगे। तो यह बात हमें समझ में आ गई कि दांतों और आयु के बीच का जो विचरण है वो किस प्रकार से होता है। चलिए प्रश्न चौथा देखिए, इसको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न चौथे में कि यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल, जो 15 डाक टिकट तो आपने देखे ही होंगे, उनका क्षेत्रफल भी दिया होगा। जब हम कोई लिफाफा पर डाक टिकट लगाते हैं तो छोटी छोटी सी वो टिकटें लगती हैं। यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया, प्रश्न चौथे में है यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। कितनी दी गई थी? 15। 15 का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पर यदि 15 डाक टिकट हैं, उसके साथ में हम संख्या बढ़ा लेते हैं 120, तो ये जो उसका क्षेत्रफल है और बड़ा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ सीधा समानुपात अनुपात लगना है, तो सीधे अनुपात में हम क्या करेंगे, ये 15 डाक टिकट अनुपात में 60 आ जाएगा, यानी 15 अनुपात ये 60 होगा और इसके बराबर कितना हो जाएगा? 120। और दूसरी इनकी डाक टिकटों का क्षेत्रफल मान लिया हमने, मान लो x है, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान निकाल देंगे। x का मान क्या निकालेंगे? यहाँ पे x को यहाँ पे गुणा 15 से और 60 का गुणा 120 में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 120 गुणित 60 और यहाँ की ये 15 गुणांक के बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ बटे 15, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 15 चौके 4 बार में, यानी 120 में 4 का गुणा, तो 120 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 12 चौको 48, यानी 480 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ए वाली ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 480 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन जो गोला होगा इसको हम भर देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पाँचवा पढ़िए। अब प्रश्न पाँचवें में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती शब्द आ गया, जो हमने बताया था अभी कि इनको जरूर याद रखना है कि एक अनुक्रमानुपाती आता है, एक व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो अनुक्रमानुपाती में अनुक्रम यानी सीधा और व्युत्क्रम माने इसके विपरीत, ठीक है। तो विपरीत को हम उल्टा भी बोलते हैं और हम पढ़ चुके हैं प्रतिलोम। व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोमानुपात, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमानुपात, ठीक। इस व्युत्क्रमानुपात का हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रतिलोम या विपरीत प्रतिलोम अनुपात, ठीक है ना। तो इस प्रतिलोम को हमें याद रखना है कि ये व्युत्क्रमानुपाती जहाँ भी लिखा मिलेगा ये प्रतिलोम अनुपात ही है, ठीक। चलिए अब इस बात को हम समझ गए। यहाँ देखें तो इनमें से बताएं कि कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिलोम अनुपात में है, उसका उल्टा है। तो अब देखें यहाँ भुजा बढ़ने पर वर्ग क्षेत्र बढ़ जाएगा, यह निश्चित है, तो ये सीधा हो गया। खेत की भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब देखिए यदि खेत की भूमि की का जो क्षेत्रफल था, जो काटी गई फसल है, तो वह भी उसी प्रकार से उतनी ही निकलेगी। यदि खेत अधिक होंगे तो फसल अधिक होगी, खेत कम होंगे तो फसल भी कम होगी, ठीक। ये बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ भी सीधा है। कार के घंटे और श्रमिकों की संख्या, बिल्कुल यहाँ पे देखें कार का जो घंटे हम कोई काम करवाते हैं, यदि मान लीजिए हमें 2 घंटे लग रहे हैं किसी काम को और ये 5 मजदूर लग रहे हैं, तो 2 घंटे में कर पा रहे हैं। और यदि मान लीजिए हमने मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी तो यहाँ 1 घंटा लगेगा, यानी हम यहाँ मजदूर बढ़ाएंगे तो घंटों की संख्या कम होगी। और यहाँ मान लीजिए घंटे बढ़ रहे हैं तो यहाँ मजदूरों की संख्या कम होती जाती है। तो यही है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम यहाँ सी वाले ऑप्शन को सही कर लेंगे और यहाँ सी वाला गोला भर लेंगे। और यहाँ देखें डी में जो दिया है, एक समान चाल चलने से किसी यात्री में लिया गया समय और दूरी। अब देखिए एक समान चाल दी गई थी, समान चाल से किसी यात्रा में, जब हम मान लीजिए इस किलोमीटर की यात्रा चल रहे हैं, हम मान लो सीधी उसी चाल में जाएंगे तो समय हमें मान लो 5 घंटे लगते हैं, और यदि दूरी है तो उसमें 10 घंटे लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीधा अनुपात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसमें? सीधा, ठीक। तो ये सभी सीधे थे और ये हमारे यहाँ पर प्रतिलोम थे, यानी व्युत्क्रम में थे, ठीक है ना, बिल्कुल उसके उल्टे, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम अनुपात में, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे और या सी वाला गोली को भर देंगे। चलिए अगले प्रश्न देखिए, इसमें दिए हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 6, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार
7.3 किलोग्राम है, उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। तो यहाँ सीधा अनुपात है। क्या है? सीधा अनुपात। हमें समझ में आ रहा है कि 3 मीटर लंबा पाइप है, उसका वजन 7.3 है, और उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप और अधिक भार बढ़ जाएगा, तो सीधा अनुपात हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, आपको वीडियो रोकना नहीं है। रोक करके यदि आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन इसको प्ले करके वीडियो को प्ले कीजिए और पूरे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। बिल्कुल सरल प्रश्न रहते हैं, बस आपको समझना बस है। आपको बहुत मज़ा भी आएगा इनको हल करने में, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कि यहाँ पे सीधा अनुपात है और किस में प्रतिलोम अनुपात है। तो दोनों को समझ बस लीजिए। यहाँ देखिए सीधा अनुपात लगाना है तो आप सीधा यहाँ पर इसके लिखने के लिए एक तरीका है कि यहाँ पे हम यदि टेबल बना लेते हैं तो और सरल हो जाती है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लंबाई और भार में यहाँ पे लंबाई दी गई थी कि इतने मीटर लंबे, तो ये लंबाई दी गई, लंबा, और दूसरी बस मतलब उसका भार, लंबा है और उसका भार है। जितना लंबा होता जाएगा भार उतना बढ़ता जाएगा। तो लंबाई में और भार में ये टेबल बना लेना है। तो हमने टेबल बना दी, लंबाई मीटर में दी गई, भार किलोग्राम में दिया गया। ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, लंबाई के सामने लंबाई लिख लेंगे, भार के सामने भार लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लंबाई कितनी 3 मीटर दी गई थी और भार कितना दिया गया 7.3 किलोग्राम, तो भार यहाँ लिख लेंगे। और लंबाई 7.8, तो 7.8 आ जाएगी। अब भार क्या है हमें नहीं मालूम, तो उसको हमने मान लिया। यहाँ पे माना पाइप का भार x किलोग्राम है। ठीक है। अब हमारे पास चारों चीज़ें हो गई कि इसका भार हमने x मान लिया, क्या x, और इसका जो भार है वो दिया था, तो इसका भार हमें दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ वस्तु दी गई, वस्तु का भार दिया गया, यहाँ पर वस्तु दी गई, वस्तु का भार मान लिया और दोनों को यहाँ पे लिख लिया। अब इनको अनुपात में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 3/7.3 लिया जाएगा, 3 बटे। ठीक है, ये सीधा है तो इसको सीधा बटे में लिखेंगे, और 7.8/x ये समानुपात हो जाएगा, यानी बराबर। तो ये बराबर में हम देखते हैं कि ये जो है 3/7.3 बराबर है 7.8/x के। अब यहाँ x का मान निकालना है तो x का गुणा 3 में कर दीजिए। यहाँ 3 गुणित x आ जाएगा, और ये 7.3 इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 7.8 गुणित 7.3 आ जाएगा। ठीक है ना। ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी। 3 को बटे में ले जाएंगे, यहाँ 3 को बटे में दर्शा दिया ये, और 3 से इसको काट दीजिए। तो 3 से इनको यदि हमने काट दिया, 3 एकम 3, और यहाँ पे काटे 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, दशमलव का दशमलव 1 बची, और 3 18, 2.6, ये आ जाएगा 2.6 गुणित 7.3। इन दोनों का गुणा करिएगा, गुणा आप आराम से कर लेंगे। 2.6 का 7.3 में गुणा करना है। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक अंक बाद दशमलव ये है और एक अंक बाद दशमलव ये है, तो कितने हो गए, 2। 2 अंकों बाद हमें दशमलव लगाना है दाएं हाथ से गिनती कर करके, ऐसा। ठीक है। अब चलिए गुणा कर लीजिए। पहले तो सीधा गुणा कीजिए, 3 का गुणा करना 6 में, 6 3 18 आ जाएंगे। ठीक है। आगे चलिए, 18 की 8, हाथ से लाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे चलिए, अब यहाँ पर 7 का गुणा दहाई का करेंगे तो ये इकाई के नीचे हम कट्टस लगा देते, यानी संख्या को छोड़ देते। ठीक है। 7 का गुणा अब 6 में करिए, 7 6 42, 42 की 2, हाथ से लाएंगे 4। ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 और 4 18। चलिए इनको क्या करते हैं, अब हम जोड़ देते हैं ना, इस प्रकार से 8 यहाँ आ जाएंगे, 8 और 7 और 2 9, और यहाँ आएंगे 8 के 8, और यहाँ जाएगा 1। अब देखिए हमें दशमलव कहाँ लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दशमलव लगने जा रहा है, यहाँ पे 7 4 6 3 18 3 है ना, यहाँ पे ठीक 6 3 18 ही आएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमारे दशमलव कहाँ आएंगे, 2 अंकों बाद, दाएं तरफ से 1 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देना, तो 18.98 आएगा। उत्तर क्या आना चाहिए, 18.98। हमने यहाँ 6 लिखा, सॉरी, यहाँ पे 8 कर लीजिए। ठीक है ना। ये हो जाएगा 18.98 किलोमीटर, ये उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, इसमें इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको समझना ही है। ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुत सरल प्रश्न है, और जो है इसको बस आप वीडियो को जो है प्ले करके समझ बस लीजिए। आपको रोकना है वीडियो, तो वीडियो को रोक करके लिखिए और उसके बाद सभी प्रश्नों को समझ लीजिए, क्योंकि इस अध्याय में से भी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रहता है। तो यहाँ पे देखें प्रश्न 7, इसमें दिया है एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है। 3 मीटर लकड़ी है, और यहाँ पे लकड़ी की लंबाई, और यहाँ पर क्या दी परछाई, मानी लकड़ी और परछाई। ठीक है।
तो अब ये दो वस्तुएं हो गई, एक लंबाई हो गई, एक परछाई हो गई। तो लंबाई के साथ परछाई बढ़ती जाती है ना। तो उसी खंबे की परछाई यदि 24 मीटर है, लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए एक दूसरे के साथ में ये क्या रही हैं, बढ़ रहे हैं। यदि वस्तु बड़ी होगी तो परछाई और बड़ी होगी, और वस्तु छोटी होगी तो परछाई छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पर सीधा अनुपात लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा लिख लेंगे। और जो हमें नहीं दिया है कि परछाई यहाँ पे 24 मीटर दी थी, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी उसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, तो लंबाई और परछाई में हम इस प्रकार से सारणी बना लेंगे कि ये यहाँ लंबाई लिख लेंगे, यहाँ पे परछाई लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई क्या दी है, 3 मीटर दी है, तो 3 मीटर दी, और परछाई 4 मीटर, तो यहाँ पे हम नीचे 4 लिख दिया। अब इसके बाद में देखें तो हमें परछाई पहले दी गई थी, परछाई पहले दी है, तो हम इसको परछाई को क्या मानेंगे, x मानेंगे। माना हमने यहाँ लिख दिया कि माना खंबे की लंबा ऊंचाई या उसको लंबाई कहें x मीटर है। ठीक है ना। तो x मानेंगे, तो x यहाँ पे हमने लंबाई के स्थान में लंबाई के सामने रख दिया, और परछाई के नीचे यहाँ पे 24 मीटर ये परछाई में रख दिया। अब इनका सीधा अनुपात है तो 3:4 आ जाएगा, यानी 3/4 यहाँ x/24 ये बराबर समानुपात में हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 3/4 और x/24 ये हमें सीधे यहीं से बटे में जैसा दिया गया ना ऐसे ही बिल्कुल लिख लेना। और ये दूसरी जो इसकी परछाई थी है इसके समानुपात में रहती है, यानी बराबर में रहती है, तो ये बराबर लिख लिया। बस इसको हल कर दीजिए। यहाँ 3/4 लिखा, ये बटे में इसके 24 हैं, 24 का इससे में सीधा त्रिया गुणा कर देंगे। ठीक है ना, भाग का गुणा हो जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 गुणित 24, और इसको काट लें, 4 एकम 4, 4 6 24, 3 गुणित 6, 3 गुणित 6 ये आ गया, बराबर कितना मिला, 18 मीटर। ठीक है ना। तो जो 24 मीटर उसकी परछाई थी, वो उसकी खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगी। ठीक, ये सीधा अनुपात दिया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न 8वां भी देखिए और इसको समझिए। 8वें प्रश्न में भी आपको और समझ में भी आता जाएगा इन सभी प्रश्नों को कि हमें कहाँ पे सीधा अनुपात लगाना है, कहाँ पर हमें प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपात लगाना है। यहाँ देखिए प्रश्न 18, इसको पढ़िए। दिया है कि कुसुम को अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है। ठीक है ना। वह नक्शे में इन दोनों गांव के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर माप रही है। कितनी है, 3 नक्शे में माप रही है। गांव के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। यदि मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 10 का सीधा गुणा कर देंगे, तो ये तो सीधा अनुपात हो गया। बस सीधा अनुपात यहाँ पे लगा देना है। ठीक है ना। तो नक्शे की जो दूरी दी गई है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम पैमाना लिखेंगे, और इसमें जो है बीच की दूरी कितनी दी गई गांव की, मानी जो वास्तविक दूरी है वो कितनी आ जाएगी। तो वास्तविक दूरी को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया गांव के बीच की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है। नक्शे में गांव के बीच की दूरी यहाँ पे वह कितनी बता रही, 3.5 सेंटीमीटर माप रही है वो, है ना। तो हम गांव के बीच की वास्तविक दूरी क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि x किलोमीटर है। चलिए अब दोनों हमारे पास हो जाएंगी। इसके साथ में ये हमने मान ली है, और 1 सेंटीमीटर में ये 10 किलोमीटर दी गई है। तो यहाँ पे पैमाना लिखेंगे और यहाँ पे दूरी लिख लेंगे कि ये पैमाना सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने दिए गए थे, यहाँ पे 10 किलोमीटर मानी थी, तो 1 के सामने 10 लिख लेंगे। और हमारी जो दूरी वहाँ पैमाने पर है वो कितनी है, 3.5 है। 3.5 माने दूसरी हमने दूरी x मान ली है, ये x मानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10, 3.5/x। इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे, और x का यहाँ गुणा 10 का सीधा 3.5 में गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी 35 किलोमीटर। ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधा सीधा अनुपात दिया गया था। और यदि हम इसको सीधा वैसे ही हल करें कि 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर 3.5 में 3.5 का इसमें 10 में गुणा कर देंगे, तो ये गुणा ही तो हुआ यहाँ सीधा। तो क्या गया, ये 35 किलोमीटर। सीधे अनुपात में तो कुछ नहीं होता। चलिए आगे चलिए, प्रश्न 9वां दिया गया। 9वें प्रश्न को यहाँ पर देखिए, और 9वें प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखें, ये दिया गया है 9वां प्रश्न, और इसमें है कि एक किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटना है। ठीक है। एक डिब्बे में कितने लड्डू भरे हुए हैं, 30 है, और प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों की संख्या में कमी की जाए या कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। अब देखिए बच्चों की संख्या कम गई
लेकिन क्या लड्डुओं की संख्या कमी? नहीं कमी है। तो अब देखो, अभी प्रत्येक बच्चे को कितने कितने मिल रहे थे? 5-5 मिलेंगे। और यदि मान लो बच्चे कम हो गए तो लड्डुओं की संख्या बच्चों को ज़्यादा मिलेगी। यानी यहाँ कौन सा अनुपात लग रहा है? यहाँ व्युत्क्रमानुपात या विपरीत अनुपात लग रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इसकी भी टेबल बनाएंगे और यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक बच्चे को x लड्डू मिलेंगे। सबसे पहले तो इसको मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास चारों संख्या आ जाएंगी कि 30 बच्चों में 5 लड्डू, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, टेबल बना लेंगे बच्चों की संख्या और यहाँ पे एक बच्चे की कितने मिलेंगे उसकी संख्या, एक बच्चे की संख्या उसके लड्डुओं की संख्या, ठीक, यहाँ लिखेंगे। तो कुल बच्चे 30 थे, कितने लड्डू मिले? 5, 30, यहाँ 5 लिख लीजिए। अब हमारे पास में कितने आ गए? हमें नहीं मालूम था। हमारे पास यहाँ पे दूसरा दिया गया था कि यदि 5 की कमी की जाती है, यदि 5 की कमी की जाती है तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि 5 की कमी करने पर बच्चों की संख्या 30 में से कितनी बचेगी। ये हमें इसको यहाँ पे पहले से घटा करके लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हालांकि कि 5 की कमी होने पर बच्चों की संख्या 25 होगी। बच्चे कितने थे? 30, 30 में से 5 कम गए, इन्होंने कहा 5 की कमी आई, ठीक है ना। तो 30 में से 5 कम घटा देंगे तो 25 बच्चे हम रहेंगे। अब 25 बच्चों को हमें लड्डू बांटना है, तो कितने कितने मिलेंगे? हमने मान लिया कि x लड्डू मिलेंगे। तो यहाँ क्या है? यहाँ विपरीत अनुपात है, ठीक है, या प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम में हम क्या करेंगे? गुणा करते हैं, हमने पहले इसको समझ लिया था। तो 30/5 लिखते थे, तो हम क्या लिखेंगे? 30 × 5, यहाँ लिखेंगे बराबर में 25 × 5, ये समानुपात में लिख देंगे। तो यहाँ देखो 30 × 5 यहाँ पे लिख दिया और बराबर में 25 × 5। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सीधे में बटे में लिखते हैं और यदि मान लीजिए प्रतिलोम है तो इसमें गुणा के रूप में, यहाँ गुणा लग जाएगा, इनमें गुणा, ठीक है ना, और उसमें सीधे बटे में लिखते हैं। चलिए यहाँ पे अब गुणा कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा 30 × 5 बराबर 25 × x है। तो x बराबर क्या होगा? ये 25 है, इसके बटे में लिख देंगे। तो 30 × 5 बटे 25 और 5 से इसको काटिया, 5 × 5, 5 पंचे 25 और 5 × 5 इसको काटा, 5 छक्के 30, ये 6 बार में कट गए, तो उत्तर आ जाएगा 6। उत्तर आ जाएगा प्रत्येक बच्चे को 6 लड्डू मिलेंगे यदि बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो। देखिए अब यहाँ पहले 5 मिल रहे थे प्रत्येक बच्चे को, अब यहाँ पे 6 लड्डू मिल गए। तो अब देखो बच्चों की संख्या कमी होने पर लड्डुओं की संख्या बढ़ गई, 6 मिलने लगे। और यदि बच्चे बढ़ जाते तो लड्डुओं की संख्या कम होती जाती। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है प्रतिलोम समानुपात लग रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 10वां देखिए। 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर देखें, यदि श्रम किसी दीवार को, अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं। इसी कार्य को, जो यहाँ पे काम दिया गया, काम की मात्रा नहीं बढ़ाई जा रही, काम वही है, तो कार्य 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर जो है कौन सा अनुपात लग रहा है, सीधा अनुपात लग रहा है कि प्रतिलोम अनुपात लग रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात लगेगा, क्योंकि यहाँ श्रमिक और घंटे दिए गए हैं। तो श्रमिक और घंटे, यदि हम यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी कम घंटे लगेंगे। और श्रमिकों की संख्या यदि घट जाती है तो यहाँ पर घंटे की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, यदि हमें 27 घंटे में काम पूरा करना है तो मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है ना। घंटे बढ़ा दिए, यहाँ पर देखिए 27 घंटे, 48 से 27 कम कर दिए, घंटे कम करने पर मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात लग रहा है? प्रतिलोम अनुपात, बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ इस प्रकार से इसको हम यहाँ हल करेंगे। आगे देखिए, तो अब यहाँ हम मान लेंगे कि 27 घंटे में कितने श्रमिक लगेंगे। हमने मान लिया कि माना x श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे कि यहाँ घंटों की संख्या लिखेंगे, यहाँ श्रमिकों की संख्या लगेंगे। तो पहले कितने घंटे थे? 48 घंटे। 48 घंटे में मजदूर कितने लग रहे थे? 18। तो 48 यहाँ 18 आ जाएगा। यहाँ हमें कितना दिया घंटे? 27 घंटे। 27 घंटे में हमने कितने मजदूर माना x मजदूरों की संख्या यहाँ पे हमने मान ली थी, ये दिया। अब यहाँ क्या था? प्रतिलोम अनुपात दिया गया, तो 48 में 18 का गुणा करेंगे और 27 में x का गुणा करके बराबर में लिख देंगे, बस ये 48 गुणित 18 बराबर 27 गुणित x। तो x बराबर 48
गुणित 18/27 और इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा। यहाँ से इसको काटें तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 से और काटिए, 3 एकम 3, ये 48 कट जाएंगे और 3 एकम 3 बचेगी 1, 3 18, तो 16 गुणित 2 यानी 16 दूनी 32 श्रमिक वहाँ पर काम करेंगे। यदि हमें 27 घंटे में काम चाहिए है तो 48 घंटे की जगह हम 27 घंटे में काम करना चाहते हैं तो 18 मजदूरों की जगह पर 32 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये होता है विपरीत अनुपात, प्रतिलोम अनुपात या विपरीत अनुपात, या इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 11वां पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है कि यदि कार्डबोर्ड की 12 सीटों के ढेर की ऊंचाई 45 मिलीमीटर है। कितनी सीटें हैं? 12। ठीक है ना, ये यहाँ पे 12 दी गई थी, 12 सीटें हैं, इनकी 45 मिलीमीटर है। 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी ही कितनी सीटें आएंगी? अब देखिए यहाँ पर 12 सीटें, ये 45 मिलीमीटर, मिलीमीटर को चाहो तो पहले सेंटीमीटर में आप बदल देना। ठीक है, 10 का भाग लगा करके तो ये सेंटीमीटर में आ जाएंगी, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। चलिए, तो इसमें कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? अब यदि हम चाहें कि 12 सीटें हैं, इसमें 45 सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर सीधा समानुपात हो रहा है। कौन सा अनुपात? सीधा। और सीधा अनुपात में हम क्या करते हैं? इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, सीधे अनुपात को। ठीक है, कहीं अनुक्रमानुपाती भी लिखा मिल सकता है। तो सीधे अनुपात में हम बिल्कुल सीधा सीधा भाग करके संख्याओं का एक दूसरे के बटे लिख करके और बराबर करके हम हल कर देते। तो यहाँ हमने मान लिया कि 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी कितनी सीटें? मान लिया x सीटें लगेगी। माना यहाँ पर सीटों की संख्या x है और यहाँ पे जो दिया गया था 45 मिलीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 45 मिलीमीटर मिलीमीटर बराबर 45/10। क्यों 10 क्यों किया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 45 मिलीमीटर में 45/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और 10 से भाग लगाएंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। अब इसकी जगह कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ 90 सेंटीमीटर तक ले जाना है। तो क्या होगा? यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ सीधा समानुपात होगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे, ऊंचाई में ये सेंटीमीटर ऊंचाई में दी गई, 4.5 सेंटीमीटर दिया और 90 सेंटीमीटर दिया और इनकी सीटों की संख्या यहाँ 12 दी गई और हमने यहाँ पे सीटों की संख्या मान ली है, ये x है। तो 45 4.5/12 आएगा और यहाँ 90/x, एक दूसरे को बराबर करते हुए और x का मान निकालेंगे। x का गुणा 4.5 में, 12 का गुणा 90 में। ठीक है, ये करते हुए x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 90 गुणित 12/4.5, ये बटे में यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, अब इसको दशमलव है, ये 4.5 है, तो इसको हम दशमलव को ख़त्म करेंगे 45 और ऊपर हम इसका 10 का मतलब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो ये दशमलव ख़त्म करने की प्रक्रिया, इसको भी आपको पहले समझना होगा कि हम जब दशमलव करते हैं ख़त्म तो दशमलव का 1 बाकी के शून्य, ऊपर हैं तो नीचे लिख देते, नीचे हैं तो ऊपर लिख दे। तो हमने यहाँ पर नीचे था तो ऊपर ये 10 है, यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए अब इसको काट दीजिए, संख्या को हम काटते हैं तो यहाँ देखें, इसको काटें, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, 9 एकम 9, यहाँ पे आएगा 9 एकम 9 शून्य। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ 12 दूनी 24 और 10 का गुणा करेंगे 240, उत्तर आ जाएगा 240 सीटों की आवश्यकता होगी। 12 सीटों की जगह 240 सीटें लगेंगी यदि 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ढेर बना हुआ है तो। ठीक, यहाँ पे कौन सा अनुपात लगा? सीधा अनुपात लगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 12वें प्रश्न में है, यहाँ पे देखें 12वां प्रश्न ये है। अब आप देखें कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी को तय करती है। अब देखो यहाँ पर चाल दिया गया है, यहाँ पर दूरी दी गई है। 40 मिनट में एक दूरी को तय करती, दूरी बिल्कुल क्या दी गई है? निश्चित दी गई है। उसी दूरी को, समान दूरी को 25 मिनट में तय करने के लिए चाल क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर यदि हम जाते हैं, अब जाने के लिए आप समझ लीजिए कि हम किसी गांव को जाते हैं, हम पैदल जाते हैं और पैदल जाने में मान लीजिए हमें 2 घंटे लगते हैं। और यदि हम साइकिल से जाते हैं, मानी गति को बढ़ा देते या दौड़ करके जाते हैं, तो हमें कितना समय लगेगा? और कम समय लगेगा, 2 घंटे की जगह 1 घंटे लगेगा। यानी हमारा समय क्या हो रहा है? घट रहा है। यदि हम चाल बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है? समय घट रहा है। और यदि हम चाल धीमी कर रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे
प्रतिलोम अनुपात लग रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे। चलिए अब इसको बना लीजिए सारणी, यहाँ पे सारणी बनाएंगे। यहाँ पे चाल दी गई है और यहाँ पर समय दिया गया है, तो 40 घंटा प्रति किलोमीटर ये चाल दी गई है। क्या है यहाँ पे, ये चाल है, ये चाल है। और औसत गति ये समय दिया गया है, ठीक है। ये से 40 मिनट उसको दूरी को तय करने में लग रहे हैं, तो लगा समय, यहाँ पर समय ये दिया गया है समय, और ये दी गई है चाल, ठीक है ना। अब हमें वहाँ पर दूरी समान, यहाँ मिनट दिया गया तो समय यहाँ पे दिया गया है, ये भी समय है, तो उसकी चाल क्या होगी, गति क्या होगी, गति को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चाल दी गई यानी उसकी गति दी गई। चाहो तो यहाँ औसत गति ही लिखें चाल की जगह पर, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ पर गति दी गई थी, तो गति और यहाँ पर गति निकालना है। तो गति जो हमें निकालनी है उसको हम x मान लेंगे, माना कार की औसत गति x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ सीधा सीधा लिखते जाएंगे कि हमारी जो गति थी वो 60 थी, और कितनी गति उसमें है दी गई है, दिया गया है समय कितना दिए लग रहा है 40, ठीक है ना। तो 40 मिनट यहाँ लिख लेंगे, और हमने क्या मानी है उसकी गति x मानी, तो x यहाँ पे गति में लिख लेंगे, और कितना समय में 25 मिनट में कितनी चाल होनी चाहिए, तो यहाँ 25 लिख लेंगे, और इनका गुणा करेंगे 60 गुणित 40 x गुणित 25 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर विपरीत या प्रतिलोम समानुपात है। 60 गुणित 40 बराबर x गुणित 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये बटे में 25 चले जाएंगे, इसके 60 गुणित 40 बटे 25 ये आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, काट दीजिए, 5 से कटेंगे, 5 25 और 5 अट्ठे 40, ठीक। अब 5 से फिर से 60 को काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पे 60 को काटिए, 5 एकम 5 बचेगी 1, हो जाएंगे 10, और 5 दूनी 10, ये आ गया 12 गुणित 8। 12 का 8 में गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96, ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारी चाल क्या हो गई। यहाँ पे यदि घंटे कम समय लगता है तो चाल उसको बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। 40 मिनट की जगह अब यदि 25 मिनट में हमें वो दूरी तय करनी है तो चाल क्या करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी। 60 की जगह 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, प्रतिलोम अनुपात, हमने प्रतिलोम यहाँ पे अनुपात देखा, या इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वां दिया गया है, इसमें है 13वां प्रश्न, यहाँ देखिए ये दिया गया है 13वां प्रश्न, इसको समझिए। प्रश्न 13 इसमें है कि एक टंकी में एक साथ 6 नल खोल देने पर वह टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। अब देखिए 6 नल 1 घंटे 20 मिनट में भरते हैं टंकी को, 5 नलों का ही उपयोग करें तो वह टंकी कितने समय में भरेगी, और अधिक समय लेगी कि कम समय लेगी। यदि हम यहाँ पर नलों की संख्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नल 5 नल, तो यहाँ पे समय और अधिक लगेगा। नलों की संख्या कमी करने पर समय अधिक लगेगा। अब इसको अपन मानते हैं और जानते भी हैं कि 6 नल खोल दिए तो 1 घंटा 20 मिनट में भर रहे हैं। यदि 5 नल खोलें, एक को बंद कर दें तो समय क्या होगा, और अधिक समय लगेगा टंकी को भरने में, क्योंकि टंकी तो वही भरना है पूरी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिलोम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रतिलोम अनुपात का उपयोग करते हुए इसको भरेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसमें है तो यहाँ पर नलों की संख्या दी गई है और समय दिया गया है, ठीक है ना। तो नलों की संख्या यहाँ 6 नल, यहाँ 5 नल, यहाँ समय दिया गया है, यहाँ कितने समय भरेंगी तो इसको हम मान लेंगे, माना कि उसको कितना टंकी भरने में x मिनट में भरती है, यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें यह मान लेना है कि 1 घंटे 20 मिनट में है, तो 1 घंटा बराबर 1 घंटा 20 मिनट को हम किस में बदल लेंगे, मिनट में बदल दिया। मान लीजिए 60 धन 20 और 60 है 1 घंटा, यानी 60 मिनट, और 20 मिनट ये तो जुड़ जाएंगे 20 मिनट, तो 80 मिनट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संख्या लिख ली 80 मिनट, ठीक है। क्योंकि यदि हम घंटा मिनट अलग अलग करेंगे, दशमलव लिखना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे, घंटे को मिनट में परिवर्तन कर लें और फिर उसके बाद भले ही घंटे बना देंगे। चलिए यहाँ पे हमने मान लिया, माना टंकी x मिनट में भरती है, और यहाँ नलों की संख्या, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समय, यानी ये मिनट में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको मिनट में लिखेंगे। नलों की संख्या कितनी है, पहले 5 नल खोले, फिर बाद में नलों की संख्या 5 हो गई, 6 5 यहाँ लिख देंगे। समय कितना लगा था उसमें, 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं, तो इसको हमने 80 मिनट
मान लिया है, यानी हमने इसका निकाल लिया है। और टंकी कितने समय में भरेगी हमने यह भी मान लिया कि x मिनट में भरेगी, तो यहाँ मिनट x लिख लेंगे। अब ये कौन सा अनुपात लगाना है हमें, प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, 6 का 80 में गुणा और बराबर में 5 का x में गुणा। तो ये यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिख दिया, कुछ नहीं, ऐसा लिख देना 6 गुणित 80 बराबर 5 गुणित x। तो x बराबर 6 गुणित 80 बटे 5, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर काटिए, 5 एकम 5, 8 थे 3 बचे 30 हो जाएंगे, 5 छक्के 30, ठीक, ये आ जाएगा। अब 6 गुणित 16, 6 का 16 में गुणा करें तो 16 छक्के 96 होते हैं। सीधा सीधा इसको 6 6 36, 6 और 3 9 96, ठीक है, 96 मिनट। अब 96 मिनट की क्या करना है, हमें घंटा और मिनट अलग अलग दिया गया था, तो अलग अलग चाहो तो आप बना सकते हो कि 96 में क्या करेंगे हम, 96 के हमें मिनट है कि घंटा बनाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 60 का भाग लगा देते हैं, ऐसा 60 का भाग लगा देंगे, 60 एकम 60, बचेंगी यहाँ पे कितनी, 6, और यहाँ पे 9 में से 6 घटाइए 3, 36, ये मिनट बच जाएंगे, 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट यहाँ पे लिख दीजिए इस प्रकार से मिनट बना करके कि 1 घंटा 36 मिनट उसको लगेंगे। यदि हम संख्या कम करते हैं तो ठीक है ना, समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट की जगह उसको 1 घंटा 36 मिनट लगे, ठीक है ना, तो 20 मिनट की जगह 36 मिनट और अधिक हो गए नलों की संख्या कम करने पर, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपाती दिया गया था। ठीक, प्रश्न 14 में को समझिए, यहाँ पर प्रश्न 14 दिया गया है, यहाँ देखें, ये है प्रश्न 14। एक है यहाँ पे माल से लदा हुआ एक लोडिंग है और 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चाल वही रहे। अब यहाँ देखना हमें कि चाल वही रहे, यदि चाल नहीं बढ़ाते तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यदि मान लीजिए चाल वही रहे और 5 घंटे में, यहाँ पर 25 मिनट में, तो यहाँ पर निश्चित है कि हम यदि 5 घंटा उसको लेते हैं, 5 घंटे में कितनी दूरी, तो और अधिक दूरी चला जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर चाल नहीं बढ़ा रहे हैं और दूरी को तय करना, तो यहाँ सीधा अनुपात लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें दूरी तो तय करना है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 5 घंटे में और दूरी अधिक तय कर लेगा, तो यह सीधा अनुपात है। यहाँ पर यहाँ हम लिखेंगे कि वह 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, माना x किलोमीटर की दूरी जाएगा, तो इसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ 5 घंटे के क्या बनाना पड़ेंगे, मिनट बनाना पड़ेंगे। पहले तो मिनट बना लीजिए, 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 का गुणा कर देंगे, तो 5 घंटे बराबर 5 गुणे 60 बराबर 300 मिनट, ठीक है। अब वो 300 मिनट में कितनी दूरी जाएगा, 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 300 मिनट में और अधिक दूरी, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे अपनी यहाँ पे तालिका जैसी बनाते आ रहे हैं। यहाँ समय मिनट में लिख लेंगे, यहाँ दूरी लिख लेंगे, और दूरी हमने x मान ली है कि वह जो है 5 घंटे में कितनी दूरी, x दूरी यहाँ पर मान करके लिख भी लीजिए। यहाँ पर है, आप लिख लें कहीं पर भी कि माना वह है x मीटर दूरी, मीटर लिखिए, x मीटर दूरी, किलोमीटर दूरी, x किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखें, सॉरी, km किलोमीटर दूरी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने किलोमीटर में ही दूरी मानी है, तो यहाँ km किलोमीटर ही लिखें, मीटर ना लिखें, ये तो किलोमीटर किलोमीटर दी गई है। चलिए अब इसको हम सीधा अनुपात में इसको लिख लेंगे, तो 25 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 25 मिनट में कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर की दूरी, और तो उसको 300 मिनट में कितना जाएगा, x किलोमीटर की दूरी, ये हमने मान ली है, तो 25 बटे 14 यहाँ जाएगा 300 बटे x, सीधा अनुपात है। और यहाँ पर x का मान निकालते हुए x यहाँ पे गुणा कर देंगे 25 में, 14 का 300 में, फिर ये 25 यहाँ x की जगह बटे में आ जाएंगे, ठीक। तो x बराबर 300 गुणे 14 बटे 25, और इसको 25 से काट दीजिए, पहले 5 से काटें, 5 पंचे 25, और यहाँ पर भी 5 से काटे तो 5 छक्के 30, शून्य का शून्य, 5 से और काट लिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 गुणे 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 12 गुणे 4 बराबर, सॉरी 12 गुणित, यहाँ पे 14 हैं, 12 गुणित 14, तो 12 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, 168 किलोमीटर। कितना आएगा, 168 किलोमीटर वो क्या चलेगा, इतनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है ना, कितने में,
5 घंटे में। ठीक, चलिए ये था हमारा 14वां प्रश्न। आगे देखें अगला प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न 15वां जो दिया गया है, प्रश्न 15 देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम इसको हल नहीं कर पाएंगे या हमें देखने में समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बिल्कुल सरल है। अब बस एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए शुरुआत इसकी किस प्रकार से दी गई है। यहाँ पे देखिए एक रहमान है, वो तीलियों या डंडियों का प्रयोग करती हुई, या तो वो तीलियाँ करता है या डंडी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पर इनका प्रयोग करती हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बिल्कुल कैसे हो जाएं, वो बराबर स्थिति में रहें। तो यहाँ देखें, अब ये इसने क्या बनाया, एक पहिया बनाया, ये बनाया है, ये पहिए क्रम से बनाते जा रहा है। तो यहाँ देखें उसने पहले पहिए में कितनी तीलियां लगाई, 1 2 3 4 तीलियां लगाई या डंडी लगाई, कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पे तीलियां समझ लो या डंडी, आपके पास जो हो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे 1 2 3 4 तीलियां लगाई, इसमें कितनी तीलियां लगाई, 1 2 3 4 5, इसमें 6 तीलियां लगाई। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तीलियां लगाई, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर यदि हम 4 तीलियां लगाते हैं तो इनके बीच के जो कोण हैं वो कितने कितने के बनेंगे, दो तीलियों के बीच यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा, यहाँ पर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश। यदि 4 तीलियां लगाई हैं तो 90 अंश के कोण बन रहे। यहाँ पर सारणी में समझिए इन्होंने इस प्रकार से बताया है कि यदि 4 तीलियां लगाता है इस पहिए में तो कोण कितने का बन रहा है, 90 अंश का। चलिए अगला देखिए, इसमें 6 तीलियां लगाई हैं तो कोण कितने कितने का बन रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। 6 तीलियों में 60 अंश का कोण बन रहा है, तो इनके बीच में कितने का कोण बना, यहाँ पे 60 अंश कोण यहाँ पे लिखा गया था कि युग्म कोण के बराबर रहे, तो ये 60 के बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इस बात को आप समझ लीजिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे कितनी तीलियां लगाई, उसने 8 तीलियां लगाई, तो कोणों के बीच है जो इनके कोण समान बनने वाले हैं कितने कितने के होंगे, हमें नहीं पता कितने कितने के होंगे, इन्होंने भी नहीं दिया था। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कोण x है, यही मानेंगे ना। तो किसी एक पहिए को लेकर के जो उसने दिए गए हैं, किसी एक को माने 4 में जो है 90 अंश का कोण बन रहा था 4 तीलियों में, तो यहाँ पर 8 तीलियों में कितने अंश का कोण बनेगा, हमने मान लिया x का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हमें अनुपात देखना है कि कौन सा अनुपात लगेगा, सीधा अनुपात लग रहा है कि प्रतिलोम लग रहा है। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यदि हमारी तीलियों की संख्या 4 है तो 90 अंश का कोण बन रहा है, और तीलियों की संख्या यदि मान लो 6 कर दी गई है तो कोण कम हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात लग रहा है, ठीक है। तीलियों की संख्या बढ़ाने पर कोणों की संख्या कम हो जा रही है, तो हम इसमें कौन सा अनुपात लगा रहे हैं, प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे चल रही है, विचरण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके साथ लेंगे 4 अनुपात x यानी 4/90, और यहाँ पर कौन सॉरी अनुक्रमानुपाती विपरीत है तो 4 गुणित क्या लेंगे 90, और बराबर में हो जाएगा 8 गुणित x, बराबर में लिख देंगे 8 गुणित x, ये होगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणित 90/8, और 8 से इसको काट लेंगे, 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काट लिया, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। जब हमारे पास 8 तीलियां होंगी तो कोण की संख्या क्या हो जाएगी, 45 अंश। इसमें प्रत्येक में 45 अंश के सभी बराबर कोण बनेंगे, ये 45 वो समान कोण बनाना चाह रही ना, 45 अंश, ठीक है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसमें भी 45 और इसमें भी 45, यहाँ पे हम 45 भर देंगे, ठीक है। अब यदि आगे वो चाक बता रहा है कि 10 तीलियों वाला चाक बनाए तो कितने अंश का कोण बनेगा, 12 तीलियां लगाएं तो कितने अंश का कोण बनेगा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमारा प्रतिलोम अनुपात में विचरण हो रहा है, तो हमें यहाँ प्रतिलोम अनुपात का उपयोग करते हुए हम सभी कोणों को इसमें यहाँ पे निकाल करके भर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए कि यहाँ 4 अनुपात जो हमारा दिया गया था प्रतिलोम अनुपात, 4 प्रतिलोम 90 लिखेंगे, यानी 4 गुणित 90, और इसके साथ में यहाँ 10 के साथ कितना, इसके साथ भी हम x से मानेंगे या y मान लीजिए, इसके साथ में y मान लिया या इसके साथ में z मान लिया, ठीक है। इस प्रकार से क्रम से मानते हुए हम x y z के मान निकालेंगे, 4 अनुपात 90, और यहाँ पे लिखेंगे हम 10 गुणित यहाँ पर जो y दिया गया वो, ठीक है ना। इस प्रकार से मानते हुए सभी कोणों को निकालते जाएंगे। तो आगे देखिए हमने इस प्रकार से निकाल दिए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लें। तो हमने ये निकाल लिया, पहले हमने इनको निकाल करके यहाँ पर रख लिया, ठीक है।
चल माना था, ठीक है ना। तो 4 गुणित 90 बराबर 8 गुणित x आ जाएगा, ये तो हमने समझ लिया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 गुणित 90 और बटे में हो जाएंगे 8, तो x बराबर कितने का कोण बनेगा, ये लिख दिया यहाँ पे 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसमें हम दूसरे को 4 गुणित 90 ही मानते हुए 10 गुणित तो बाय में लेंगे, इसको बाय मान लिया, ठीक है ना। तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, बाय बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणित 90 बटे 10, 4 गुणित 90 बटे 10, शून्य शून्य कट गया, 4 नाम 36, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बना, 36 अंश का कोण बन गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखें, दूसरे को हमने जेड माना था, इसको जेड माना है, तो 4 गुणित 90 बराबर 12 गुणित जेड, जेड बराबर 4 गुणित 90 बटे 12, इसको काटना है, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 तिरका 30 अंश का कोण बनेगा, कितने का, 30 अंश का, ये आ गया। ये सभी हमारे कोण इसके निकले, एक्स बराबर, वाई बराबर और जेड बराबर, ये हमारे कोण निकल आए। अब यहाँ अगला प्रश्न, इसको पढ़िए, यहाँ पे देखिए, तो 15 तीलियों वाले पहिए के क्रमानुगत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताएं। यदि 15 तीलियां हैं, अभी हमारी कितनी तीलियों तक चले थे हम, 12, 12 के बाद यदि 15 तीलियां लगी हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा। तो वहाँ इस स्थिति में भी हम प्रतिलोम अनुपात का उपयोग करते हुए 4 और 90 को लेते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पर x, जहाँ पर हम 12 गुणित x कर रहे हैं, यहाँ पे देखें जो हम 10 गुणित y किया, हमने 8 गुणित x किया, 12 गुणित z किया, हम 12 की जगह क्या कर देंगे, 15 गुणित जो मानेंगे z, x by z, ठीक है, एल एम जो भी मानना हो, x ही मान लीजिए। आगे चल करके हमने x माना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आगे जो इसमें दिया गया है, तो इसमें हम सीधा यहाँ प्रतिलोम अनुपात बन रहा है, प्रतिलोमानुपात की स्थिति है, तो हम क्या करेंगे, 4 गुणित 90 बराबर 15 गुणित एक्स, एक्स मान लिया हमने उसको, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणित 90 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और इसको काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 6 गुणित 4 बराबर 24 अंश का कोण बनेगा। तो 15 तीलियों वाले पहिए के एक युग्म का कोण 24 अंश होगा, ठीक है ना। दो तीलियों के बीच का कोण 24, तो सभी 24 24 के हो जाएंगे, ठीक। ये वो प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, इसी में जो दूसरा दिया गया है, इसका दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियां कितनी कहलाई। अब तीलियों की संख्या x मान लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको मान लिया कि मान लिया तीलियों की संख्या x है, तो x आ जाएगा, ठीक है ना। 4 गुणित 90 बराबर x गुणित 40 अंश का कोण, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणित 90 बटे 40 आ जाएगा, 40, 4 गुणित 90 बराबर बटे में 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 गुणित 90 बटे 40, इसको काट लीजिए, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितना आएगा, 9, बराबर में 9 लिख दीजिए। तो तीलियों की संख्या कितनी होगी, 9। यदि 9 तीलियां हैं तो 40 अंश के कोण एक युग्म के बीच में बनेंगे, यानी प्रत्येक के बीच में जो है जो 24 अंश है, 9 तीलियों की संख्या है, तो कितने अंश का कोण बन रहा था, उसमें 40 अंश का कोण बन रहा था, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और इसी प्रकार से देखने और समझने के लिए आगे ही जो प्रश्नावली दी गई हैं, उन सभी प्रश्नावलियों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हम सभी प्रश्नों को हल कर सकें, ठीक है। तो आपने ये जो प्रश्न समझे हैं, प्रत्येक प्रश्नों को आप अपनी एडग्रेड बुक में लिख लें, और वीडियो को बार बार प्ले करके प्रत्येक प्रश्न को आप समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।